This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। खुद वो नेचुरोपैथ हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और अभी प्रथम सत्र में वो हमारी फैकल्टी रही हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हो गए हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे फैकल्टी हैं आज की। तो हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और हम लोग फिर क्लास को सीधे उनको सौंप दे रहे हैं। आज वो एंडोक्राइन सिस्टम जो पहले पढ़ा चुके हैं उसी का सेकेंड क्लास है और हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का एक और क्लास अभी बाद में लेंगे। तो इसमें शेयर तो करना नहीं तिवारी जी मुझे? हाँ सर, मैं कर देता हूँ। ठीक। अरविंद सर को प्रणाम और अपने सारे साथियों को प्रणाम। जैसा सर ने बोला था, आज एंडोक्राइन सिस्टम पर ये सेकंड क्लास है, तो हम लोग उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसके पहले हम लोग प्रोलैक्टिन से शुरू करते हैं। इसके पहले वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से प्रोसेस करते हैं। ये जो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है एंडोक्राइन का, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होती है। तो इसमें इसका नाम क्या है? ल्यूटोट्रोपिक या लैक्टोजेनिक या मेमोट्रोपिक या लैक्टोजेन हार्मोन। प्रोलैक्टिन का ये नाम है, लैक्टोजेन भी बोलते हैं। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एसिडोफिलिक सेल से स्रावित होता है। मीन्स कि ये कहाँ से सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका जो फ्रंट पोर्शन है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से ये सीक्रेट होता है। और ये सिंपल प्रोटीन है। करता क्या है प्रोलैक्टिन? प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है एट प्यूबर्टी, पुरुषों में क्या करता है? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है LH, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। हम लोगों ने पीछे देखा था, एक बार थोड़ा अगर हम लोग स्क्रीन देख सकें तो ये सर ने पीछे पढ़ाया होगा, थोड़ा 2 मिनट। ये टेस्टिस का एक पिक्चर है। अगर फीमेल की बात करते हैं तो इसमें एक सेमिनिफेरस ट्यूबल है और वो एक लोब्यूल के अंदर है। लोब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूबल क्या करता है? स्पर्म को बनाता है। स्पर्म बनने का काम कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबल में होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है ना, इसमें बाकी इनका काम है। कैसे करते हैं? अगर आप सेमिनिफेरस ट्यूबल देखेंगे, ये ट्यूबल है, तो इसके अंदर स्पर्म का जनरेशन होता है। और ये जो पूरा है, इसको हम लोग लोब्यूल्स बोलेंगे। और ये एक एक जो है, ये जो एक सर्कुलर दिख रहा है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल है। इसके अंदर सर्टोली सेल होता है और जो इसके बाहर है ना, जहाँ पे लेडिक सेल दिख रहा है, यही सेल ऑफ लेडिक्स है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, सेल ऑफ लेडिक्स। हम लोगों ने जो मूवी ये पिक्चर देख रहे हैं, किसका है? लोब्यूल्स का है, टेस्टिस के अंदर, जिसके अंदर 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूबल होंगे। इस ट्यूबल के बाहर जो ये इंटरस्टिशियल टिश्यू दिख रहे हैं, यहाँ पे ही लेडिक सेल्स होते हैं। और ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं और ये इनसाइड जाता है। एक्चुअली एक प्रोटीन है, एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ से बनता है। सर्टोली सेल बनाता है
जो सर्टोली सेल ए बी बनाता है और ये टेस्टोस्टेरोन को अंदर ले जाता है और यहाँ पर इंक्रीज करता है स्पर्म की एक्टिविटी को, माने सेमिनिफेरस ट्यूबल के में कंसंट्रेशन बढ़ाता है। ये लेडिक सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है और सर्टोली सेल उसको अंदर ले जाता है, जो स्पर्म को, सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। तो ये सेल ऑफ लेडिक्स का फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करना, सेमिनिफेरस ट्यूबल जो कि मेल में ये स्पर्म बनाता है। तो हम लोग यहाँ यही पढ़ रहे थे कि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH, ये क्या करता है, सेल ऑफ लेडिक की इफिशियंसी को, माने उसकी एक्टिविटी बढ़ाता है। तो ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ये सेल ऑफ लेडिक्स की वर्क इफिशियंसी बढ़ाएगा, एक्टिविटी बढ़ाएगा, मतलब टेस्टोस्टेरोन ये बनाता है। तो टेस्टोस्टेरोन को बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि ये LH बनाए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, टेस्टिस के स्थित सेल ऑफ लेडिक्स एक्टिविटी बढ़ाता है ल्यूटिनाइजिंग। बढ़ाता किसको है, ये बढ़ाता है LH को और वो सेल ऑफ लेडिक की एफिशिएंसी को बढ़ाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ये और क्या करता है, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान मदरहुड मेंटेलिटी, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज को मदरहुड मतलब मातृत्व की तरफ उनका मेंटल डेवलपमेंट करता है कि वो मदर बनेंगी, ये डेवलपमेंट करता है ये हार्मोन। और क्या करता है, मिल्क को सिंथेसिस करने का काम डिलीवरी के बाद इनिशिएट करता है, सिंथ की मिल्क की जो है इनिशिएटिंग सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन मेमेलरी ग्लैंडुलर टिश्यूज, ये काम करता है और मिल्क ट्यूबुल्स को मेंटेन करता है। मतलब ये मिल्क सिंथेसिस करने में इसकी भूमिका है। पहली भूमिका क्या हुई कि ये LH की एक्टिविटी बढ़ाता है, और LH क्या करता है, सेल ऑफ लेडिक एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जो हमने दिखाया था, जो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। और ये मिल्क सिंथेसिस करता है आफ्टर बेबी बॉर्न डिलीवरी, और उसके पहले ये क्या करता है, मदरहुड मेंटेलिटी को डेवलप करता है। LH जिसके हम लोग बात कर रहे थे, ल्यूटोट्रोपिन या गोनाडोट्रोपिन है, ये एंटीपिट्यूटरी ग्लैंड से भी बनता है। ये वही पुरुषों में हार्मोन टेस्टिस और सेमिनिफेरस ट्यूबल की ग्रोथ को प्रमोट करता है। सेल ऑफ लेडिक, जिस इस पिक्चर को हम लोग जिसको देख रहे थे, ये इनको बनाता, इन्हीं को प्रमोट करता है, इनकी ग्रोथ को। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं इनकी ग्रोथ को प्रमोट, क्योंकि इसी में जर्म सेल बनेंगे, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यही काम करता है। FSH फॉलिकल महिलाओं में ल्यूटिनाइजिंग और प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन एक्टिविटी इंक्रीज करता है LH का, LH ल्यूटिनाइजिंग है जो टेस्टोस्टेरोन स्रावित कराता है सेल ऑफ लेडिक्स में, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और FH और LH दोनों मिलकर सेमिनिफेरस ट्यूबल के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ये सारे लोग क्या करते हैं, ये स्पर्म जनरेट होने के लिए यहाँ पर ये सारा काम एक्टिविटी इनकी है, मुख्य रूप से इनकी जो भूमिका है ये सेल ऑफ लेडिक सेमिनिफेरस ट्यूबल में। तो यही ये बात कह रहा है कि जो LH है ये क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल की ग्रोथ को, जहां पे जर्म स्पर्म बनता है जर्म सेल से, उनको प्रमोट करता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित कराता है। और टेस्टोस्टेरोन ने बताया था कि वो अंदर जाएगा और वो कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, सर्टोली सेल उसको ले जाएगा एंड एक एंड्रोजन बाइंडिंग ABP जो है प्रोटीन से पकड़ के ले जाता है पुरुषों में। तो ये काम ये यहाँ पर करता है। महिलाओं में क्या करता है, ये फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है LH, और ओवरी में जर्मिनल सेल वहां भी करता है और महिलाओं में भी जर्मिनल सेल बनाता है ओवरी में। ओवरियन फोलिकल में या फ्लूइड को रिटेंशन करा के ओवल्यूशन कराता है, अंडे बनाता है और बच जाता है, उसको कार्पस ल्यूटेम में परिवर्तित होकर मदद मैंने वापस ये यूज हो जाता है, कार्पस ल्यूटेम में चेंज हो जाता है जो बचता है। तो ये सारे हार्मोन क्या करते हैं, LH FSH ये यहीं पर काम करते हैं साथ में। अगला है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्किन के नीचे जो है ना, त्वचा की जो एपिडर्मिस स्किन के सबसे निचली लेयर में ये सेल पाया जाता है, मेलानोसाइट सेल। यही सेल
पिगमेंट सिंथेसाइज करता है जो त्वचा को गहरा रखता है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन त्वचा को कलर देने का काम करता है। और ये कहाँ से करता है? यही मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी एमएसएच लिबरेट करता है, वहीं से ये निकलता है। तो ये हो गया कलर देता एमएसएच। एसीटीएच एड्रेनोकार्टियोकार्ट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करता है? यहीं से भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और एड्रिनल कार्टेक्स के डेवलपमेंट और उनके मेंटेनेंस में काम करता है। ये एड्रिनल कहाँ होती है? किडनी के ऊपर होती है और इसको मेंटेन करता है ये ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये किडनी के ऊपर है, इसके ऊपर, तो इसको मेंटेन करने का काम ये करता है। कौन सा हार्मोन? एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट और इसके मेंटेनेंस में सहायक होता है। एसीटीएच एंटीरियर पिट्यूटरी से ये निकलता है। और एफएसएच की हम लोग बात की है, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। और ये इन मेल्स प्यूबर्टी में ये ग्रोथ सेमिनिफेरस ट्यूबल पर काम करता है, जिससे कि जर्म जेनरेट हो, जिमेटोजेनेसिस हो। और फीमेल में ये ओवेरियन फॉलिकल को ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रदान करता है। एफएसएच, ये सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। तो ये हो गया। और यहां से टीएसएच निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ट्रोपिक हार्मोन। ये ट्रोपिक हार्मोन थायराइड ग्लैंड के टिश्यू को कार्यशील बनाए रखता है और थायरॉक्सिन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। माने टीएसएच भी निकलता है इंटीरियर पिट्यूटरी से। ये सारे हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और इनको गवर्न करता है हाइपोथैलेमस। और ये ब्लड में रहते हैं, तो गवर्निंग साइकिल भी हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। एक हार्मोन है ये एडीएच, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से में स्टोर होता है। बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस में। ये अलग हो गया, वो 7 हार्मोन के बाद जो एडीएच है, ये कहाँ बनता है? यह हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। उसके 10 न्यूक्लियाई थे, हम लोग देखे थे, उसमें ये बनता है। और यहाँ से संश्लेषित होकर सिंथेसिस होकर कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये 2 होता है, एडीएच और वो, ये वहां पे स्टोर होता है। आवश्यकता अनुसार रक्त में इसका जब जरूरत होती है तो वापस रक्त में ही जाता है, नहीं तो वहां पर स्टोर रहता है। ये क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किडनी के नेफ्रॉन में, माने डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल और कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ये एडीएच जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रहता है, स्टोर होता है, ये किडनी से के डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से जल का क्योंकि किडनी में आगे रीअब्जॉर्प्शन होता है डिफरेंट चीज का, तो जल का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसके लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? एडीएच, वासोप्रेसिन भी बोलते हैं इसको। और अगर ये एडीएच सीक्रेट नहीं हो रहा है या उसकी संख्या कम, उसकी अमाउंट कम है, तो व्यक्ति क्या करेगा? चूंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किडनी में नहीं होगा तो वो सारा पानी बाहर निकलेगा। तो मनुष्य क्या करेगा? उसको पानी की कमी भी हो सकती है और वो यूरिन 4 से 8 लीटर निकाले, क्योंकि जो पानी पिएगा अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुई किडनी में तो एक्सक्रीट हो जाएगी यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, तो ये दिक्कत होगी और दिन की तुलना में रात में और भी ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। जो हम लोग शुगर की बात करते हैं वो डायबिटिक मेलाइटस है, ये डायबिटिक इंसिपिडस है। डायबिटिक का मतलब बहुमूत्रता भी होती है, पॉलीयूरिन, मतलब जब आप ज्यादा यूरिन कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, इसको डायबिटीज भी बोलते हैं। मधुमेह है लेकिन इसका एक मतलब आपके पास पॉलीयूरिन, मतलब जो बहुमूत्रता है, आप ज्यादा यूरिन कर रहे हैं, इसका मतलब डायबिटीज भी है। इसका मतलब कि वो डायबिटीज मेलाइटिस ऐसा नहीं है,
दो चीजें, डायबिटिक इंसिपिडस और एक डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज एलाइटस मेलाइटस में हम लोग शुगर की बात कर रहे हैं, ब्लड शुगर की। यहाँ पर डायबिटिक इंसिपिडस में हम लोग बात कर रहे हैं कि इस दशा में एडीएच कम है, किडनी रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है वाटर को, तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो आप 4 से 8 लीटर यूरिन डिस्चार्ज करेंगे, और इस दशा को डायबिटिक इंसिपिडस बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, डायबिटिक इंसिपिडस और डायबिटिक मेलाइटिस। यूरिन जब डायबिटिक मेलाइटिस है तो भी यूरिन बढ़ जाती है, वो डायबिटीज है। वहां मधुमेह भी है, लेकिन बहुमूत्रता भी डायबिटीज का मतलब है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस हुआ, डायबिटिक इंसिपिडस। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एडीएच है, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटिक इंसिपिडस है, मतलब ज्यादा यूरिन कर रहा है, तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सोच सकते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सामान्य से अधिक मात्रा वास्को कंस्ट्रिक्टर का काम करती है, मतलब अगर ये ज्यादा हो गई तो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगी, तो एडीएच को ये यूज नहीं करेंगे वास्को कंस्ट्रिक्टर। लेकिन ये ऐसा होता है कि अगर एडीएच की मात्रा ज्यादा हो गई तो कोरोनरी आर्टरीज जो है, हार्ट वेसल्स, ये कंस्ट्रिक्ट होते हैं। कंस्ट्रिक्ट मतलब उनका डायमीटर कम हो जाएगा, तो वो दिक्कत होगी। इसलिए इनकी ज्यादा मात्रा हार्ट को नुकसान पहुंचाएगी। किडनी में भी तो करेगी, ज्यादा रीअब्जॉर्ब करेगी, लेकिन ये कह रही है कि हार्ट वेसल में भी प्रॉब्लम करेगी। इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। हम लोग ये सोचेंगे कि पिट्यूटरी का क्या इंपैक्ट आएगा हार्ट पे, तो ये कह रहे हैं कि अगर एडीएच ज्यादा हो गया सामान्य से, तो कोरोनरी में भी कंस्ट्रिक्शन बने, उसका डायमीटर कम होगा, उसमें भी फ्लो कम करेगा ये एडीएच। और दूसरा क्या निकलता है यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये दो निकलते हैं पोस्टीरियर से, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। इसका सिंथेसिस भी हाइपोथैलेमस में होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इकट्ठा होता है। ध्यान से देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको सीक्रेट नहीं करती है, आराम से मस्ती से रहती है। ये सिर्फ क्या करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन है कि जो हाइपोथैलेमस दे रहा है, चाहे ऑक्सीटोसिन चाहे एडीएच, उसको स्टोर करके रखता है, और जब जरूरत होगी तो उसको सीक्रेट कर देगा, और बाकी वहां पे सीक्रेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी। प्रभाव क्या, एडीएच जैसा है। एडीएच हम लोग जाने थे कि अभी क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है वाटर को, ये तो हल्का प्रभाव ऐसा भी है। और भी इंपैक्ट है ये, क्या इंपैक्ट, इंटरकोर्स के दौरान योनि की पेशियों से संबंधित लिगामेंट को रिलैक्स कर देता है, मतलब उसको रिलैक्स कराता है लिगामेंट्स को। दूसरा, ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो क्या करता है, एक वेव जनरेट करता है जो सक्शन का काम करेगी स्पर्म को अंदर जाने के लिए। यूट्रस में ये ऐसी जनरेशन करेगी गर्भाशय में कि वहां एक सक्शन क्रिएट हो, एक वेव क्रिएट करेगा जो स्पर्म को इनसाइड जाने में हेल्प करेगा, सक्शन क्रिएट करेगा। और दूसरा, मेंसेस में ये क्या करता है, तरंग, गर्भाशय में तरंग पैदा करेगा, इंडोमेट्रियल टिश्यू को बाहर, जब वो ब्लीडिंग होती है इंडोमेट्रियल टिश्यू, तो उनको बाहर निकालता है। जब ये मेंसेस में बाहर निकलता है तब ब्लीडिंग, तो उस केस में इसको बाहर निकालने में भी मदद करता है। एक तो सक्शन में भी मदद करता है और दूसरा बाहर निकलने में भी मदद करता है। तो ये काम है ऑक्सीटोसिन का। अब हाइपरपिट्यूटरी हम लोग पढ़ लिए हैं कि आगे क्या है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि वही चीज है। अब हम लोग थोड़ा थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। ये तो हम लोग पोस्टीरियर हम लोग पढ़ लिए हैं, वही चीज रिपीट किया हुआ। थायराइड ग्लैंड को हम लोग थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा समय कम है आज, तो वो जो चीज हम लोग पढ़े वही है, उसको टेबलेट में फॉर्म में कर लिया, एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी में क्या है, ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड। कहाँ होती है, इसकी लोकेशन क्या है, ये नेक में, लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया के बगल में 2 लोब्स है और दोनों ही एक ब्रिज से जुड़े जिसे इस्थमस कहते हैं।
ये दो हार्मोन कराते हैं, थायरॉक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। इसको देखते हैं जरा। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पर ये लेरिंग्स के नीचे, यहाँ पर ये ट्रेकिया में, ये दोनों तरफ है। ये ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये अगर हम लोग देखें तो इस तरह का ये बनता है। ये राइट की तरफ राइट लोब है, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट लोब है, और बीच में जिससे जुड़ता है उसको इस्थमस बोलते हैं, है ना। और जब इसको पीछे से देखते हैं, माने बैक साइड से, पोस्टीरियर पोर्शन से, तो ये चार दिखते हैं लोब, जिनको पैराथायराइड ग्लैंड, वो इसी में है। थायराइड ग्लैंड में ही पैराथायराइड ग्लैंड है, जो पीछे की तरफ है, इसमें फ्रंट में नहीं हो, बैक साइड से जब देखेंगे, इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है। जब इसको पीछे से देख रहा है तो ये चार पैराथायराइड ग्लैंड है, ये लोकेशन है। इसको थोड़ा और भी देखेंगे, इस तरह वही चीज है। यहाँ एक पिक्चर है, राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, और एक अलग से बनाया हुआ कि ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है, और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये। क्या है, थायराइड ग्लैंड जो है बटरफ्लाई शेप की, कई बार एक पिक्चर आता है कि कौन सी ग्लैंड बटरफ्लाई शेप की है, तो ये बटरफ्लाई शेप की एक थायराइड ग्लैंड है। लोकेशन हम लोगों ने देखा कहाँ पे, लैरिंग्स के नीचे। वेट कितना है इसका, ये 20 से 40 ग्राम की है, और 5 सेंटीमीटर लेंथ है, और 3 सेंटीमीटर वाइड है। ये क्या है, अब हम लोगों ने देखा था ये क्या क्या सीक्रेट करती है। हम लोग जिसको बोले ये थायरॉक्सिन T4, ट्राई आइडो थायरोनाइन T3 और थायरॉक्सिन T4, जिसको हम लोग थायरॉक्सिन बोले, ये T3 T4 ये हार्मोन सीक्रेट करती है, और थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन बोले, तो ये T3 T4 एक है, जिसको हम लोग थायरॉक्सिन बोल रहे हैं, या थायरो आइडो ट्राई आइडो थायरोनिन T3 है, और T4। T3 T4 क्या है, आयोडीन के 3 अणु मिलके जो बनाते हैं वो ट्राई है, T3, और आयोडीन की इनके जो 4 अणु है आयोडीन के 4 अणु T4 है, और आयोडीन के 3 अणु T3 है। तो यही है थायरॉक्सिन जो बोलते हैं, वो T4 को बोलते हैं। तो ये सीक्रेट करती है अपने फॉलिकुलर सेल से थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और कैल्सिटोनिन जो है, थायरोकैल्सिटोनिन, ये सीक्रेट करती है थायराइड ग्लैंड। अब कैसे करती है इसको थोड़ा हम लोग जानते हैं। आयोडीन इंपॉर्टेंट है T3 T4 के लिए, क्योंकि आयोडीन के ही 3 अणु से ट्राई आइडो थायरोनिन बनती है, और T4 से थायरॉक्सिन बनती है। आयोडीन के 4 अणु और आयोडीन के 3 अणु है, नंबर ऑफ एटम 3 and 4। ये है T3 and T4। ब्लड टेस्ट में भी ये T3 T4 आता है। माने एक तरह से हम लोग ये बोले कि हम लोग ये जानना चाहते हैं आयोडीन क्या कह रहा है। तो इनकी फॉर्मेशन के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रैप करती है जो हमारे ब्लड में है, जहां जहां से आयोडीन वो ले सकती है, तो आयोडीन की ट्रैपिंग होती है, और इसी से T3 T4 बनता है। ये करता क्या है, ये T3 T4 ये जो है करते क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करते हैं। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, जब हम कोई काम नहीं कर रहे हों तो हमारे लिए जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कितना है इन द रेस्ट कंडीशन, ये BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट है। तो वो एनर्जी है पर यूनिट, पर आवर, पर यूनिट टाइम, जो भी हम ले, उसमें एक यूनिट है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे तो BMR कितना है। मतलब BMR कितना का मतलब है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आराम से हैं, तो कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो इसको ये इंक्रीज करता है, BMR को इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट की जो मेटाबॉलिज्म है, इनको रेगुलेट करता है। माने इन्हीं के मेटाबॉलिज्म होने से एनर्जी मिलती है अलग अलग तरीके से, तो इनको रेगुलेट करता है। और नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटन, मसल, नर्वस सिस्टम और स्केलेटन को भी ये ग्रोथ करता है, T3 and T4।
तो अगर आयोडीन की कमी है, T3 T4 नहीं बन रहा है, तो बहुत सारी चीजों पर इंपैक्ट आएगा जो ये करता है। बीएमआर पे इंपैक्ट आएगा, बाकी मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होने में दिक्कत आएगी, और स्केलेटन के डेवलपमेंट होने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको भी प्रमोट करता है T3 एंड T4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। होता कैसे, रेगुलेट कैसे होता है, ये हम लोग देख लें। ये ब्लड में T3 T4 होता है, तो एक ये फीडबैक मैकेनिज्म है कि जब ये, हम लोगों ने बोला था कि ये कहां से बनेगा, थायराइड ग्लैंड से बनेगा, और सब ग्लैंड का जो कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमस के पास है, मास्टर ग्लैंड है वो। तो जब भी कभी ब्लड में अगर मान लीजिए कमी होती है T3 या T4 का, तो ब्लड से हाइपोथैलेमस को मैसेज देगा रिसेप्टर कि ब्लड सेल में T4 T3 की कमी है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो एक रिलीज करेगा TRH, थायरोप्रोफिन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को देगा। एंटीरियर पिट्यूटरी TSH रिलीज करेगा, और वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि T3 T4 बनाओ। बनाएगा कौन, थायराइड बनाएगा। लेकिन थायराइड को कैसे मैसेज मिलेगा, हाइपोथैलेमस देगा इंटीरियर पिट्यूटरी को, इंटीरियर पिट्यूटरी TSH निकाल के थायराइड ग्लैंड को देगी। इट मींस कि T3 T4 बनने में हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी को, हम ये बोले केवल थायराइड ग्लैंड बनाती है, बिल्कुल बनाती है, लेकिन उसको बताता कौन है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी जो TSH हम लोग पीछे पढ़े हैं, वो TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है कि भैया तुम T3 T4 बनाओ। और अगर ब्लड में इनका लेवल ज्यादा हो गया सामान्य से जितनी जरूरत है, तो इनहिबिशन जाएगा हाइपोथैलेमस को, माने वो निगेटिव साइकिल जाएगी, और हाइपोथैलेमस ये रिलीज करना बंद कर देगी, तो थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन कम होने से T3 T4 नहीं बनेगा। मींस की कंट्रोलिंग जो है थायराइड ग्लैंड की, वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास है। तो हमें अगर T3 T4 पे ट्रीट करना है, तो इंटीरियर पिट्यूटरी को भी दिमाग में रखना है, हाइपोथैलेमस को भी दिमाग में रखना है। मे बी कि थायराइड ग्लैंड की अपनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये रेगुलेट कहां से होंगे, थायराइड ग्लैंड रेगुलेट होती है इंटीरियर पिट्यूटरी से, वो रेगुलेट होती है हाइपोथैलेमस से। तो ये T3 और T4 का जो रेगुलेशन है, वो हाइपोथैलेमस के थ्रू, इंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू थायराइड ग्लैंड को होती है। और इनका यूज क्या, जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे बीएमआर बढ़ेगा, माने हमारे कंजम्पशन बढ़ेगी एनर्जी की। ये सारी चीजें, कभी हम स्ट्रेस में है, माल न्यूट्रिशन है, लो ब्लड ग्लूकोज है, स्लीप, एक्सरसाइज कर लिए, तो इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है T3 T4 की डिफरेंट कंडीशंस में। वही हम लोग ये बोलते कि ये क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने पिक्चर दिखाई है, ये आयोडीन बाउंड प्रोटीन है जो मानव मेंटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। बीएमआर हम लोग बोल रहे थे, वो बीएमआर मैंने शरीर को चलाने के लिए मिनिमम एनर्जी है पर यूनिट टाइम, जो भी टाइम रखेंगे वो बीएमआर है। तो ये थायरॉक्सिन है T3 एंड T4, ये केवल थायरॉक्सिन लिखा है, लेकिन T3 और T4 दोनों है। एक आयोडीन के 4 अणु है और आयोडीन के 3 अणु। अब इनकी कमी से क्या क्या होता है, हम लोगों ने भी देखा कि बनेगा कैसे, रेगुलेट कैसे होगा। चिल्ड्रन में हाइपो मने कम हो गया, हाइपर मने ज्यादा हो गया। तो यहाँ थायरॉक्सिन की कमी से क्या होगा, क्रेटिनिज्म की दशा उत्पन्न हो जाती है, बच्चा मेंटली काम करने में अक्षम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है वो यहाँ से रेगुलेट होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई बच्चा नॉर्मली मेंटली दिक्कत हो रही है, तो हमें T3 T4 भी चेक कराना है, क्या T3 T4 कंडीशन कैसी है, हाइपो में माने कम है क्या, शरीर का विकास ट्यून रहेगा माने रुका रहेगा, फोरहेड और सिलवटे, फोरहेड में सिलवटे और होठ मोटे होंगे माने विकास में। क्योंकि हम पहले देखेंगे नर्वस सिस्टम और स्केलेटन दोनों में ही इसकी भूमिका है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक जो है, और मेटाबॉलिक बीएमआर पे भी काम करता है, और एनर्जी जनरेशन पे भी करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और उनके लिए उस पर भी काम करता है। तो इसलिए अगर ये कम हो गया T3 T4, तो नर्वस सिस्टम के कारण मेंटली हम लोग सोचेंगे अरे कुछ और दिक्कत है, T3 T4 भी इंपॉर्टेंट है मेंटली काम करने के लिए। इनएडल्ट क्या होगा, इसकी कमी क्या होगी, अगर महिलाओं थायरॉक्सिन कमी महिलाओं में
जो फर्टाइल मोटियम 40 के आसपास से पाई जाती है। मतलब ये बोल रहा है कि नॉर्मली ये किस पाया जाएगा, जो लोग थोड़े मोटे हैं या 40 साल के आसपास है, तो ये संभावना है मिक्सोडेमा। ये करने में क्या होगा, इसके कमी से लेथार्जिक हो जाएंगे, ज्वाइंट धीरे धीरे कार्य करते हैं, आवाज भारी हो जाएगी, शब्द का उच्चारण साफ नहीं होगा, चेहरा फुला, त्वचा मोटी हो सकती है, सिर के बाल एवं आईब्रो के आउटर 1/3। देखिए आईब्रो ये बोल रहा है, आप कहां से रिलेट कर रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि T3 T4 के कमी से आईब्रो के भी हो सकते हैं, हृदय और नाड़ी गति सामान्य से कम हो सकती है। तो ये महिलाओं में भी अलग अलग प्रॉब्लम, मेनोरेगिया ये मिलेगा, ये अलग अलग। इसमें क्या प्रॉब्लम लेके आएंगी, मेनोरेगिया ये प्रॉब्लम महिलाएं लेके आएंगी कि यार मेरे पास ये हो सकता है। तो देखिए ब्लड टेस्ट से कितना फायदा है, T3 T4 चेक कराने से हमें ये भी मिल सकता है। अभी क्या है, एक ग्वाइटर होता है, ये ग्वाइटर क्या है, ये T3 T4 के इम्बैलेंस होने की कंडीशन में ये जो बटरफ्लाई शेप की है थायराइड ग्लैंड, ये इनलार्ज कर लेती है अपने को। T3 T4 रिलीज करने के लिए, प्रॉपर रिलीज करने के लिए ये अपने को इनलार्ज कर लेती है। ये तो ग्वाइटर हो जाता है, जिसको हम लोग घेंघा बोलते हैं। वो क्या होती है कि जो थायराइड ग्लैंड है ये शेप में बड़ी हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है। बोल रहा है कैसे, प्यूबर्टी के प्रारंभ में लड़के लड़की को वेरिएबल डिग्री का थायराइड इनलार्जमेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनको T3 T4 की आवश्यकता ज्यादा होती है। अगर और उनको अगर आयोडीन इंटेक कम है तो क्या होगा, ये इनलार्ज होगी क्योंकि वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए इट इज अ सिंपली टू मीट ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट डिमांड, बॉडी डिमांड। समझ रहे, जिनकी बॉडी ग्रो हो रही है और डेवलप हो रही है उनको ये चाहिए, क्योंकि ये बीएमआर और सब चीजें बढ़ाता है। तो अगर ये किसी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है तो ग्वाइटर होगा, माने घेंघा जिसको हम लोग बोलते हैं, माने नेक में वो थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाएगी। बड़ी क्यों होगी, क्योंकि उसको आयोडीन ज्यादा चाहिए, वो बॉडी से एब्जॉर्ब करना चाहती है, तो अपने आप इनलार्ज हो जाएगी। और कभी कभी वो प्यूबर्टी गेन होने के बाद नॉर्मल भी हो जाएगी। जब आपकी रिक्वायरमेंट T3 T4 की कम हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका डेवलपमेंट कम हो गया, जैसे एज के बाद डेवलपमेंट कम हो जाता है तो नहीं होगी, जैसे 20 इयर्स के बाद बोन की रिमॉडलिंग नहीं होगी, तो उसके बाद क्या होगी, T3 T4 की रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज है कि प्यूबर्टी जो ग्वाइटर है ये नॉर्मल हो जाएगा, हो भी सकता है। और बाकी तो इस एक संभावना बनती है थायरोटॉक्सिक ग्वाइटर। Both the sexes are equally involved after puberty between age 30 to 40 years. अब देखिए वही है कि जहां भी इसका कंजम्पशन बढ़ेगा, शरीर के कई अंगों में O2 का कंजम्पशन बढ़ जाता है और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होना, ये बड़ा खतरनाक है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होना हम लोग देखे थे उधर, पूरा इसी से बनता है, वो नाइट्रोजन का डेवलपमेंट जो होता है अमीनो एसिड वाला। तो प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म होने से, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एसोसिएटेड विद वेट लॉस, अगर प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होगा तो पतले दुबले हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन ही बॉडी बिल्डिंग है। द थायराइड टिश्यू शोज हाइपरप्लासिया, व्यक्ति थकावट महसूस करेगा, पल्पिटेशन होगा, तो ये हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरग्लाइसीमिया, ये बहुत सारी रीजन है। पर्सन प्रीफर कोल्ड सीजन, तो ये ग्वाइटर माने जो बड़ा हो गया ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये ध्यान, ये हम लोग जब ग्वाइटर पढ़े तो समझे कि T3 T4 की क्या स्टेटस है। अब क्या करता है ये थायराइड ग्लैंड, एक तो T3 T4 बनाता है जिससे हाइपर और वो होने से एक इम्पैक्ट आता है। दूसरा इसको हम लोग ये देखें, कैल्सिटोनिन बनाता है। क्या बनाता है, कैल्सिटोनिन। ये जो कैल्सिटोनिन है यहां से रिलीज हो जाता है, इसी से, किससे, थायराइड ग्लैंड से। तो ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन जो है ये पैराफोलिकल सेल से निकलता है, जिसको सी सेल भी कहते हैं। जब भी ब्लड में कैल्शियम की बात हो रही है, हम लोग T3 T4 खत्म कर लिया, अब कैल्शियम की बात कर रहे हैं, तो कैल्सिटोनिन जो बनाता है, सीक्रेट करता है, वो क्या करता है, जब भी ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होता है, ब्लड में जब कैल्शियम ज्यादा हो जाता है, तो ये कैल्सिटोनिन
कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट कराता है। ध्यान से सुनिए, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है, जो किससे सीक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड से। ये ब्लड में जब कैल्शियम ज्यादा हो गया, उसको डिपॉजिट कराता है बोन में। दूसरा काम क्या करता है? जो कैल्शियम का रेनल ट्यूबल में रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसको रोकता है, एक्सक्रीट होने देता है। माने अगर ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया तो दो काम होना है। एक तो वो जो एब्जॉर्प्शन होना है रेनल ट्यूबल में किडनी के, वो रीएब्जॉर्प्शन को रोक देता है, कम कर देता है, और कैल्शियम को बोन को भेज देता है, जहां बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होती है। तो कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है, ये काम करता है। माने ब्लड में हायर कैल्शियम होने पर ये अपना काम करता है। एक तो हड्डियों को भेज देता है बोन, वहां डिपॉजिट हो, और दूसरा वो किडनी के रेनल ट्यूबल से रीएब्जॉर्प्शन कम कर देता है, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन होकर वापस ब्लड में जाएगा तो रीएब्जॉर्ब भी नहीं होगा, बाहर निकल जाए, एक्सक्रीट हो जाए। दिस इज द फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। दूसरी चीज है जो हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड देखे थे, ये उसके बैक साइड में है थायराइड ग्लैंड के। ये क्या करती है? पैराथायराइड जो है ना, ये हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन एज अ पैराथायरोमोन, ये पीटीएच, ये रिलीज करता है। ये क्या करता है? ये चार है, पीछे बैक साइड में हम लोगों ने देखा था लोकेशन, 50 ग्राम मिलीग्राम एक का वजन है। ये क्या करता है? जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है तब यह फंक्शन करता है। ये बैलेंस करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो है, पैराथायरोमोन, पैराथार्मोन जो हार्मोन है पीटीएच, ये क्या करता है? जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो ये ब्लड में कैल्शियम को ले आता है। कैसे ले आता है? increase calcium level in the blood to absorption from the intestinal renal tubule। इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और रेनल ट्यूबल में जहां से हम लोग पीछे बोले थे कि वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रोक देता है, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला पैराथायरोमोन और पीटीएच जो हार्मोन है, ये ब्लड में कमी होती है जब कैल्शियम की, तो इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और किडनी का जो रेनल ट्यूबल है वहां से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। और दूसरा काम करता है? स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्ट, बोन को डिस्ट्रॉय करके ब्लड में ले आता है। ये बड़ा अजीब एक फंक्शन है, समझिए। ये बोन जो है उनको डिस्ट्रॉय करके ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है। ये दोनों ही डिफरेंस है, उल्टा काम करते हैं। कैल्सिटोनिन बोन को कैल्शियम देता है और रीएब्जॉर्प्शन रोकता है, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम कम करना है, तो एक बाहर निकाल देता है और बोन को दे देता है। और पीटीएच जो है, ये क्या करता है? ब्लड में जब कैल्शियम कम होता है तो उस बोन से वापस ले आता है, ऑस्टियोक्लास्ट इसको बोलते हैं। बोन डिस्ट्रॉय करता है और ब्लड में कैल्शियम ले आता है, और रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है रेनल ट्यूबल में और इंटेस्टाइन में। तो पीटीएच जो है, पैराथायरोहार्मोन पीटीएच, ये क्या करेगा? पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन, ये और कैल्सिटोनिन, ये दोनों उल्टा काम करते। एक एक्ट तब करता है जब ब्लड में कैल्शियम बढ़ गया तो वो कैल्सिटोनिन करेगा, और पीटीएच जो करेगा पैराथायरॉइड हार्मोन, ये क्या करेगा? ये ब्लड में जब कैल्शियम कम होगा तो काम करेंगे। ये दोनों बैलेंस करेंगे ब्लड में कैल्शियम का लेवल। एक रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा और एक रीएब्जॉर्प्शन कम करेगा। एक बोन में डिपॉजिट करेगा और एक बोन को डिस्ट्रॉय करके ब्लड में ले आएगा। तो ये सब थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड से रिलीज होते हैं और ये काम करते हैं। यही कह रहा था थायरोकास्टेरिन पैराथायरोमोन, यही करता है कि हम लोग बात कर लिए थे। ऑस्टियोक्लास्ट सेल को निष्क्रिय करता है, ऑस्टियोब्लास्ट को सक्रिय करता है, और ब्लड में कैल्शियम डिपॉजिट करता है। कैल्सिटोनिन जिसको हम लोग बोल रहे थे, ये ले जाकर दे देता है।
थायरोक्लास को निष्क्रिय करता मतलब कि तुम डैमेज मत करो, और ब्लास्ट सेल को बोलता है ले जाके रखो और डिपॉजिट करता है। और पैराथायरोमोन क्या करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल को सक्रिय करता है, माने बोन टूट के ब्लड में आएगी उसमें से कैल्शियम, और ऑस्टियोब्लास्ट को निष्क्रिय करेगा। तो ये दोनों ही काउंटर बैलेंस करेंगे। हम लोगों ने ये देखा कैल्शियम। अब हाइपोकैल्शियम माने कम कैल्शियम हो गया, रीजन क्या हो सकता है, हम भोजन ले रहे हैं उसमें कैल्शियम कम हो, या स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ना हो रहा। देखिए एब्जॉर्प्शन का काम पैराथायरोमोन कराता है, पीटीएच ना हो रहा हो, या पैराथायरोमोन अनुपस्थित हो। 3 कारण हो सकते हैं, या तो हम इंटेक ना ले रहे हो, या हम खाना ले रहे हो एब्जॉर्ब ना हो रहा हो, और या ये हार्मोन ही ना हो जो ये काम कराए। अगर ये हार्मोन ही नहीं है पैराथायरोमोन, तो क्या करेगा पीटीएच। ये तीनों ही केस में हमें कैल्शियम की कमी हो सकती है। अब अസ്ഥियों में मौजूद टोटल कैल्शियम का 5% हिस्सा गतिशील है। ब्लड कैल्शियम लेवल घटने से टेटनी रोग हो जाते हैं, जिसमें निम्न लक्षण आते हैं। अभी टेटनी रोग जो है क्या है, हाथ पैर की उंगलियां हट जाती है, आवाज मुश्किल से निकलती है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इंटेस्टाइनल कोलिक, बाल गिर जाना, नाखून और स्किन डिसऑर्डर। मतलब ये कैल्शियम की इस कमी से ये ब्लड में जब कैल्शियम हो जाएगा तो ये डिफरेंट डिफरेंट रोग होंगे। बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हाइपर कैल्शियम। उसमें इतना नहीं होगा कि वो बढ़ जाए, तो बढ़ेगा कम जब ये पैराथायरोमोन हार्मोन जो है अति सक्रिय हो गया, ले आने लगा छोड़ के थायरोकैल्शियम। माने ये दोनों, हम लोग बोले थे कि दोनों अपोजिट एक बैलेंस करता है। तो बढ़ेगा कब, जो बढ़ाने वाला है पैराथायरोमोन पीटीएच वो अधिक सक्रिय हो गया, और जो घटाने वाला है वो नहीं रहा, तो ये हाइपर कैल्शियम, हाइपर कैल्शियमिया माने इंक्रीज ऑफ कैल्शियम ये हो जाएगा। ब्लड का कैल्शियम लेवल 12 मिलीग्राम परसेंट है, 8.2 to 10 सामान्य है, तो ये कैल्शियम है सामान्य हो जाता है। अगर 12 से अधिक हो जाता है मीन्स कि हाइपर हो गया, तो क्या होगा, लॉस एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, टायर्ड, वरीड, मेमोरी वीक, मोर वाटर इनटेक, गर्मी लगेगी, मोर यूरिन आउटपुट, क्योंकि आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे केस हाइपर कैल्शियमिया में हो जाएंगे। मसल्स बिकम एटोनिक, वीक, रिफ्लेक्स, कोरोनिया, कंजक्टिवाइटा इन कैल्शियम। अब सोचिए आंखों में जाके कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है। डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, मल्टीपल बोन एक्सेस, इंक्रीज यूरिन कैल्शियम एक्सक्रीशन वहां से बढ़ जाएगा। वही हाइपर होगा तो कहीं ना कहीं से निकलेगा। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन हार्ट मसल्स, कार्डिक अरेस्ट, माने कैल्शियम अगर ज्यादा हो गया तो कार्डिक अरेस्ट भी होगा। हम लोग ऐसा सोचते नहीं कि कैल्शियम ज्यादा होने से कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है। इसलिए ब्लड के जो तत्व है ना उनका बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। हम लोग को नहीं पता, लेकिन सोचिए मैं पहली बार शायद इसको स्टडी कर रहा हूँ अच्छे से कि कैल्शियम बढ़ने से कार्डियक अरेस्ट भी होता है, हमारी बुक कह रही है। तो ये एक है कार्डियक अरेस्ट। तो अब इसके एक थोड़े प्रॉब्लम समझिए कि रिकेट एक रोग है। रिकेट क्या है, disorder metabolism of phosphorus calcium related to vitamin D deficiency, enlargement of epiphysis, swollen wrist, ankle, रिकी। ये क्या हो जाता है, ये देखिए नॉर्मल बोन और रिकेट बोन्स, ये इसमें क्या है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये देख रहे हैं ना, ये सब डिफॉर्मेशन आ गया बोन्स में जगह जगह जगह। रिकेट्स बोले, नॉर्मल है आपके बोन स्टेट है, रिकेट्स में पता लगा यहाँ इनसाइड हो गया, यहाँ ये गैप हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट क्यों कमी हो रही है, विटामिन डी की भी प्रॉब्लम है, कैल्शियम, फास्फोरस, इन तीनों की प्रॉब्लम है रिकेट्स में। रिकेट्स ये डिजीज है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी। क्या है कि ड्यू टू डिसऑर्डर मेटाबॉलिज्म ऑफ फास्फोरस कैल्शियम रिलेटेड टू विटामिन डी डिफिशियंसी, माने विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है ये बहुत सारे बोन में डिफिशियंसी ले आएगी। बोमिंग ऑफ टिबिया, जो भी फिबुला जो भी देखा आपने पैर में, एंड फ्लैटरिंग ऑफ पेल्विक, माने बोन्स में डिफरेंट डिफॉर्मेशन आएगा, प्रॉब्लम आएगी। कहीं बोइंग हो जाएगा, धनुष के आकार का हो जाएगा, जैसा अभी आपने पिक्चर में देखा था टिबिया फिबुला में। तो ये है रिकेट्स। इसमें किसका डिसऑर्डर है, फास्फोरस कैल्शियम का है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर और विटामिन डी की डिफिशियंसी है। एक ये रोग दिख रहा है
एक इसका ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए, अगर आप नोट करना चाहें तो ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए आप लोग। विटामिन डी K3 K23 UB23 नहीं K3 UB23 K3 UB23 UB47 UB11 टोन ऑल, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल विटामिन डी का K3 UB23 UB47 और उसके साथ UB11। और उधर क्या है, एक और मेडियन बोलिए, थर्ड सेमेस्टर वाले बोले कौन सा मेरिडियन है? जेडी मेरिडियन, जी, जेडी मेरिडियन, जेडी मेरिडियन लेग में। हाँ जेडी मेरिडियन में भी करिए, जेडी मेरिडियन 1B और जेडी मेरिडियन 1B कर लीजिए, 1B अकेले काफी है, ठीक। चलिए, एक रोग वहां पे दिख रहा था, एकोंडोप्लासिया, एकोंडोप्लासिया, इसी एक बोन की एक वो है। ये क्या है, एक जेनेटिक स्थिति, अनुवांशिक है, जेनेटिक है, जो हड्डियों के विकास को प्रभावित करती है, जिसमें शरीर के हाथ पर छोटे रह जाते हैं जबकि धड़ और सिर समान आकार का होता है। ये बोल रहा है कि इसमें बौनेपन का एक आम रूप है, धड़ और सिर सामान्य है लेकिन हाथ और पैर छोटे हो जाते हैं। ये डिफाइन कर रहा है कि हाथ पैर छोटे हैं तुलना में और धड़ की लंबाई समान है, सिर अक्सर बड़ा और माथा उभरा हुआ होता है। तो ये जो एक रोग है जो यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति की बुद्धि सामान्य होती है और जीवन काल भी सामान्य होता है। यहाँ पर ये दिया हुआ था, एकोनोड्रोप्सिया, ए पर्सन विथ ड्रॉप विथ नॉर्मल स्ट्रेंथ इंटेलिजेंस, ये नॉर्मल है, short arm, short leg, developed trunk, and apparent curvature of the long bones, nose bridge depressed, लो नोज का ब्रिज भी डिप्रेस होगा और तो ये एक कंडीशन थी जिसको बोल रहे थे कि हाथ पैर छोटे होंगे, बाकी चीज सामान्य हो सकती है। तो ये एक जेनेटिक डिजीज है जो बोन के डिजीज है, और ये शायद विटामिन डी या बाकी सी से जो भी है इसमें अब ये कह रहा है कि स्थिति में फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3FGR3 जीन में म्यूटेशन के कारण कार्टिलेज और हड्डी में बदलाव बाधित हो जाता है। तो ये एक रोग चूंकि वहां दिया हुआ था इसलिए हमने इसको शेयर किया था। तो यहीं तक रखेंगे सर, बाकी कल करेंगे मैंने नेक्स्ट में, ठीक। हाँ, क्योंकि 8:30 बजने वाला, थोड़ा हमको जाना भी है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक सर बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, रियली आप समझाया सर बहुत बढ़िया था, थैंक यू। सर थोड़ा इस पे बस मुझे एक बात बताइए कि जब जो लोग ना, जो लेडीज ना इसमें मेडिसिन लेती हैं, पहले 25 mg से शुरू करती हैं थायराइड के लिए, फिर 50 mg की लेती हैं, फिर 100 पे आती हैं, तो उसका क्या असर होता है थायराइड ग्लैंड पे, या उससे क्या होता है? अब थायराइड ग्लैंड, हम लोग को थायराइड ग्लैंड की ट्रीटमेंट पढ़ना होगा, क्योंकि मेडिसिन लेने से क्या करते हैं, क्योंकि हमको तो आयोडीन चाहिए, मुख्य रूप से T3 T4 आयोडीन से बनता है। तो आयोडीन की जो कमी है तभी T3 T4 नहीं बनेगा। तो हमको T3 T4 अगर इंपॉर्टेंट है तो करना है क्या कि T3 T4 का जो आयोडीन इनपुट बढ़ाना है। अगर आप बाहर से लेना चाह रहे हैं तो चाहे मेडिसिन से जहां से ले रहे हो, तो हमको ये चेक करना है कि जो भी हम मटेरियल इनटेक कर रहे हैं एज ए फूड, तो वो उसमें आयोडीन कितना है। इसीलिए एक जमाने में आपको याद होगा आयोडीन नमक आया था, एक घेंघा रोग रोकने के लिए। सिर्फ आयोडीन के अणु से ये बनता है T3 T4। तो हमको पहले ब्लड में टेस्ट कराना है, और बाकी इस ट्रीटमेंट पे अलग से हम लोग बात करेंगे कि, क्योंकि ये तो फंक्शन था कि कैसे फंक्शन करता है, बाकी इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है थायराइड के लिए। डॉक्टर वाल का देखिए, डॉक्टर वाल में वो TW मेरिडियन है, TW 1 2 3 है, तो ये 2 में आएगा, थायराइड आएगा 2 में आएगा, है ना। तो 2 वाला कर सकते हैं, तो एक तो 2 वाला करिए, TW2 आपका थायराइड वगैरह का सब, पैरा थायराइड दोनों का है। उसी तरह आप देखिएगा स्टमक में 9 10 11 में से 3 पैरा थायराइड थाइमस इनका है। ऊपर से 9 आएगा, तो 9 आएगा पैरा थायराइड के, फिर थायराइड के लिए आएगा 10,
और फिर आएगा 11 आएगा आपका थाइमस का, तो आपका 2 ऊपर लेना है, 9 10 ST 9 10 ये दोनों उसके लिए काम करेंगे। तो ये वाले ट्रीटमेंट करके आप कर सकते हैं। तो ST 9 10 में से, और इधर आपका जो है और थायराइड का अगर आयुर्वेद की बात, 2 चीज हो गई ना, TW2 के साथ TW1B भी हो जाएगा, ट्रिपल वार्मर का 1B जो है CMB पॉइंट वो हो जाएगा और TW2 हो जाएगा। इनको आप टोन कर सकते हैं अगर आप कमी है तो, अगर अधिकता है तो सीडेट कर सकते हैं। उसी तरह ST 9 और 10 को आप कर सकते हैं। फिर आयुर्वेद में आप बोलना चाहें तो आयुर्वेद के अपने वाले हैं वो हैं, तो वहां भी ST का 9 भी जब कर रहे हैं तो ST का वो भी कर सकते हैं। ST के डॉक्टर वॉल के हिसाब से ST का 44B होगा, शायद 44B के आसपास उनका CMB पॉइंट होगा, तो वहां भी कर सकते हैं। प्लस आयुर्वेद में फिंगर नंबर 9, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, चक्रा के हिसाब से करते हैं, 5 सीडेट 6 7 8 टोन। सर मुझे थोड़ा जानना है तो मैं चाहता हूँ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया तिवारी जी, धन्यवाद। तो हम लोग 2 मिनट खत्म करते हैं कि हम लोग खेमका सर को याद करेंगे और उनकी ऊर्जा को याद करेंगे, और हमेशा याद रखेंगे कि ज्ञान को हमेशा बढ़ाना है और ज्ञान को दूसरे को ट्रांसफर करना है, और उनके उन वचनों को याद करना है जो इस बुक में कह रहे थे, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। प्रणाम सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर, प्रणाम, थैंक यू।